हेलो दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री टाइम में। तो आज बात कर लेते हैं अपने जो बेसिक एग्रोनॉमी क्लासेस चल रही है उसके अंदर आपका पूरा बेसिक क्लियर कर दिया जाएगा। तो अब 2 क्लास अपने कर ली है और अपनी तीसरी क्लास है यहाँ पर अपने बेसिक एग्रोनॉमी की क्रॉप रोटेशन। तो इस क्लास में अपने बात करेंगे जो फसल चक्र है वो अपना कितना इम्पोर्टेंट होता है अपनी जो फार्मिंग के लिए, अपनी जो खेती करते हैं उसके लिए, और अपने जेईटी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो कौन कौन से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना जो दोस्तों को हेल्प हो जो जेईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने क्लास में। तो आज बात करेंगे जो फसल चक्र किसे कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फसल चक्र किसे कहते हैं। तो एक निश्चित खेत में और निश्चित समय के लिए उगाई जाने वाली फसलों को इस प्रकार, यानी अपने एक साल के अंदर अपने 2 या 3 फसल बो रहे हैं खेत में, तो उन फसलों को इस प्रकार अदल बदल कर उगाना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे एवं अधिकतम घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। आई होप आपने ये डेफिनेशन समझ ली होगी कि इसमें अंदर क्या होता है कि खेत में जो फसल फिक्स होती है उगाना, मतलब अपने 2-3 साल के अंदर ये जैसे कपास है, गेहूँ है, चना, जो मक्का जो भी उगाना है अपने को, वो सभी को इस प्रकार अदल बदल कर बोना, इस एक रोटेशन के अंदर लगाना ताकि जिस भूमि की जो अपने को फर्टिलिटी है वो बनी रहे और जो अपने घरेलू अपने घर में जो चाहिए खाने पीने के लिए या फिर जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए पूर्ति हो सके, उसे क्या कहते हैं फसल चक्र। अब फसल चक्र में क्या होता है कि अनाज की उत्पादकता दलहनी की तुलना में अधिक होती है। तो क्या करना चाहिए कि दलहन और अनाज की उत्पादकता को ध्यान रख कर क्या करना चाहिए, इसका फसल चक्र को ध्यान रखना चाहिए। और क्या अनाजों की पोषण संबंधी आवश्यकता दलहनों से अधिक होती है, यानी जो अनाज होते हैं उनको पोषक तो जो फर्टिलाइजर है वो अधिक चाहिए किसकी तुलना में, दलहनों से। अनाजों की जल मांग दलहन से अधिक होती है, यानी अनाजों को जो अनाज की फसलें हैं उनको पानी अधिक चाहिए, उनकी जल मांग अधिक होती है किससे, दलहनी फसलों से। तो आपको पता हो कि अनाज और दलहन की फसलों का कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है, तो इसके आधार पर अपने इनकी दोनों की जो तुलना कर रहे हैं। तो आपको मैक्सिमम अपने क्या होता है जो फसल चक्र में होते हैं अपने जो नॉर्मली होता है वैसे भी घरों में क्या जब खेत में अपने काम करते हैं तो दलहनी और जो अनाज वाली फसलों की बुआई करते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके कोई सिद्धांत है फसल चक्र के, उनकी बात कर लेते हैं। तो इसके क्या होता है कि दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों को उगाना चाहिए, यानी कि वो तो ऊपर बात कर ली थी अपने। तो इसमें क्या होता है कि जब दलहनी फसल एक साल बो लेते हैं तो उसमें क्या होता है जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है, उसके बाद जब अदलहनी या फिर अनाज वाली फसलें उगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन नेक्स्ट ईयर अपने को जैसे यूरिया के रूप में डाल रहे हैं अपने नाइट्रोजन, तो वो यूरिया कम डालनी पड़ेगी तो अपने को फ़ायदा हो जाएगा। फसल चक्र का यही तो फ़ायदा है ना। अब बात करें अगले की जो कम गहरी जड़ें, यानी कम गहरी जड़ वाली फसलों को बोने के बाद गहरी जड़ वाली फसलों का बोना चयन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम गहरी जड़ होगी तो वो ऊपर वाले पोषक तो ले लेगी पर नीचे वाले वैसे वैसे बने रहेंगे। तो नेक्स्ट क्या करने पड़ेंगे, गहरी जड़ वाली फसलों का चयन करेंगे तो वो नीचे वाले खींच लेंगे, तब तक क्या ऊपर वाला वापस से रिकवर हो जाएगा। तो इस प्रकार भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि अधिक पोषक तत्व और प्रकाश चाहने वाली फसलों के बाद कम चाहने वाली, मतलब जो एक बार में ऐसी फसल बोले जिसमें अधिक पोषक तत्व और प्रकाश चाहने वाली फसल हो, दूसरी बार में उन फसलों का चयन करें जो उनको पोषक तत्व या प्रकाश कम चाहिए ताकि जो खेत का जो बैलेंस है वो बना रहे। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट की मृदा क्षरण को रोकने वाली फसलों का चयन करना चाहिए। जो मृदा यानी जो मैक्सिमम फसलें होती है वो मृदा क्षरण की होती है, जिसमें दलहनी फसलें होती है वो मैक्सिमम कौन सी होती है, मृदा क्षरण को रोकने वाली होती है, जिसका मूंग, मोठ, उड़द, मूंगफली ये हो गई सब। इसके बाद जो मृदा क्षरण को बढ़ावा देने वाली फसलें हैं वो पीछे भी अपनी पड़ी है और आप वापस देख लेते हैं मक्का, ज्वार, बाजरा जैसे सिंगल स्टैंडर्ड होती है। अब बात कर लेते हैं अपने आगे इसमें। अब बात कर लेते हैं फसल चक्र संगनता किसे कहते हैं। फसल चक्र तो हमने बात कर ली, अब संगनता ही इसमें ऐड किया गया है। फसल चक्र संगनता किसे कहते हैं, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिव। तो इसमें इसका फॉर्मूला दिया गया है कि आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें कहते हैं फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे में लगाओ फसल चक्र की अवधि इंटू 100 लगा दो। इसमें क्या है आपका फसल चक्र संगनता आ जाएगी।
हमेशा क्या सावधानी रखनी चाहिए, फसल चक्र हमेशा खरीफ ऋतु से शुरू करना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि रबी की फसल ले ली उसके बाद जायद के लिए और खरीफ के ले ली, नहीं। हमेशा जो जब भी स्टार्ट करो आप, जैसे वर्ष गिनना, फसलों की संख्या स्टार्ट गिनना करो, तो खरीफ की ऋतु जो फसल है उससे स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि जो फसल चक्र सघनता है वो हमेशा परसेंटेज में डिनोट होती है, व्यक्त की जाती है। और न्यूनतम सघनता है वह 100 हो सकती है, जो मोनोक्रॉपिंग होता है। मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है साल के अंदर एक ही फसल ले। और अधिकतम सघनता होती है 400, जो रिले क्रॉपिंग होती है। रिले क्रॉपिंग का मतलब साल के अंदर 4 फसल लेना। अब इनमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, अपना चौथा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है कि जो हरी खाद और प्रतिभूमि है, प्रतिभूमि का मतलब एक साल के लिए भूमि को खाली छोड़ दिया है, तो हरी खाद या फिर प्रतिभूमि को फसलों की संख्या में तो नहीं गिना जाएगा, परंतु उनकी जो जितना टाइम लिया है उन्होंने वो अवधि गिनी जाएगी, यानी 1 साल है 2 साल है। वही बात करते थे, अगर मिश्रित फसल को एक ही फसल के रूप में माना जाता है। अपने जैसे कपास और मक्का और कपास को साथ में मिला के बीज दिया तो वो एक ही फसल है। पर वहीं अगर मक्का और आलू को अलग अलग बीज दिया, बो दिया गया है, तो वो क्या होगा, 2 फसलें गिनी जाएगी। अगर वहीं बात कर लेते हैं गन्ने की, अगर खाली गन्ना 1 साल के लिए उगाया है तो वो 1 वर्ष के लिए होगा। वहीं गन्ना और उसके बाद उसकी पेडी ली जाए, उसी गन्ने के प्लांट की पेडी ली जाए तो वह 2 वर्ष के लिए गिना जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे। अब बात करें इसमें कि जैसे क्रॉप रोटेशन इंटेंसिव है, कैसे निकालते हैं। जैसे अब अपने लगाया खेत के अंदर धान, चना और मूंग, तो धान के खरीफ, चना रबी और मूंग जायद, 3 एक नीचे आ गया, अवधि आ गया, ऊपर फसलों की संख्या आ गई, इंटू 100 आ गई, तो कितनी होगी, 300। अपने फसल संगठन 300 होगी। और जो प्रतिभूमि होती है, यानी प्रतिभूमि फसल तो नहीं गिनेंगे पर अवधि गिनेंगे, ये खरीफ की मान लो, इसको रबी की मान लो, यानी ये तो हो गया 1 साल पूरा, 1 साल हो गया, और ये प्रतिभूमि हो गया, यानी 6 महीने ये और 6 महीने ये, तो साल तो 1 हो गया। पर फसल कितनी, ये मिश्रित है तो मिश्रित को प्लस लगा, बीच में प्लस लगाया इसमें, तो मिश्रित का तो एक ही फसल गिनी जाएगी। एक फसल ये हो गई, फसल 1 और साल 1 हो गया, तो इसमें कितनी आ गई, 100% अपने क्या आ गई, सघनता आ गई। इसके बाद मक्का, आलू, गेहूँ, चना, ये क्या है दोनों, ये 1 वर्ष के अंदर 4 फसल लेना क्या रहता है, रिले क्रॉपिंग, और उसकी सघनता हमेशा होती है 400, यानी 1 वर्ष के अंदर 4 फसल लेना, तो इसका 400 निकल गया। अब बात कर लेते हैं अपने आगे इसमें आगे क्या है। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर पूरा आपको जेईटी का सिलेबस है वो यूट्यूब पे फ्री 2 कोर्स कराएगा एग्री टीम यूट्यूब चैनल पे। एग्री टीम यूट्यूब चैनल है, वो एक ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन है, तो आप जो आज ज्वाइन कर लीजिए। अपने जेईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलते हैं अपनी क्लास में आगे। तो अब बात कर लेते हैं अपने कि फसल चक्र के महत्व क्या है। अपने फसल चक्र की बात कर ली पूरा, इसमें क्या होता है। अब बात कर लेते हैं फसल चक्र अपने पढ़ा है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, दलहनी और दलहनी फसलों का इस तरह प्रकार कॉम्बिनेशन किया जाता है। उसमें क्या रोगों व कीटों का प्रकोप होता है, क्योंकि अगर एक फसल में एक जैसे अपने खेत में 4 फसल लगा रहे हैं, 2 साल का क्रॉप रोटेशन फसल चक्र लिया है, तो उसका जैसे एक फसल है, जैसे मक्का पर कोई कीट है, तो वो मक्का वापस रिवर्स करके 2 साल के बाद वापस आएगा, तो उतने में उसका कीट मर जाएगा भूखा। यानी ऐसे पर्टिकुलर कीट होते हैं, उनका क्या होता है, प्रकोप कम हो जाता है। और खरपतवार है वो भी कम हो जाते हैं, जैसे सरसों का पर्टिकुलर खरपतवार है, जो सरसों 2 साल के बाद आएगी, तो तब तक वो उसका खरपतवार नष्ट हो जाएगा। मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में सुधार होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इससे बार बार अपने जैसे फसल से करते हैं, जैसे गहरी जड़ वाली और कम गहरी जड़ वाली फसलों का चयन करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मृदा में रंध्रता बढ़ती है, और जो पानी और हवा का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सही रहता है। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सस्य योजना। इसमें क्या है, सस्य योजना बात कर लेते हैं। इसमें होता है कि फार्म पर वर्ष भर किए जाने वाले कार्यों की योजना सस्य योजना कहलाती है। यानी अपने जो खेत है, अपना फार्म है, उस पर अपने पूरे साल खेती करते हैं, तो उस पर जो वर्ष भर अपने काम करते हैं, तो उसकी योजना बनाना, जो भी अपने उस पर काम करेंगे, वर्क करेंगे, उसकी पहले योजना बनाना था, वो क्या है, सस्य योजना। अब फार्म पर क्या करना है, तो वो अपनी योजना बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फसलों का चयन करना, उसके बाद अलग अलग खेतों के लिए अलग अलग फसल तैयार करना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं उसके उद्देश्य क्या है। फसल अब चक्र सस्य योजना बनाते हैं तो उसका कोई इंपॉर्टेंस तो होगा ना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें प्रति हेक्टर
प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिकतम उत्पादन लेने की स्कीम होती है। यानी इसमें क्या कम क्षेत्र में कम क्षेत्र में ज़्यादा फसल लगाई जाती है, उसमें प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। अब बताएंगे एक अच्छी शस्य योजना के गुण क्या होने चाहिए। अब हाँ ठीक है, अभी एक अच्छी शस्य योजना के गुण क्या होने चाहिए, तो ये अपने बात करेंगे। यदि फार्म का आकार 50 हेक्टेयर से कम है तो उसमें लेंगे, तो उसमें 8 से 10% क्षेत्रफल, और यदि 50 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो उसका 5% क्षेत्रफल निर्माण कार्यों के लिए छोड़ना चाहिए। जैसे सड़क हो गई, भवन निर्माण हो गया, कोई बड़ा भवन बनाना, या फिर कोई अदर सड़कें वगैरह हो गई इसके लिए। और इसमें क्या हो गया, और इसका जो 60% क्षेत्रफल है वो नाभी फसलें। अब नाभी फसलें किसे कहते हैं, तो मैंने पीछे क्लास में पढ़ाया हुआ है, आप जाके जो अपनी फर्स्ट क्लास ही उसमें मैंने पढ़ाया था, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो 10 से 15% क्षेत्रफल होता है, इसमें 15% लीजिए। यहाँ से 15% क्षेत्रफल है वो दलहनी फसलें उगाते हैं, जिससे क्या होते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और इसमें 10% क्षेत्रफल है वो उसमें चारे वाली फसलों के उगाते हैं। और इसके जहाँ कोल्ड स्टोर पास में होता है, अगर अपने जहाँ भी फार्म में अपने अगर कोल्ड स्टोर पास में, तो बाकी जितनी ज़मीन बचती है वहाँ कोल्ड स्टोर के पास आलू की खेती करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं फसल संघनता, शस्य संघनता। पीछे बात क्या की थी अपने फसल चक्र संघनता, अब याद करेंगे शस्य संघनता क्या है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं अपने कि शस्य संघनता क्या है। तो शस्य संघनता का सूत्र है यहाँ पर क्रॉप इंटेंसिटी, कि कुल कृषि क्षेत्रफल यानी एरिया, और शुद्ध कृषि क्षेत्रफल यानी आपके पास कितनी ज़मीन है और आपने कुल क्षेत्रफल कितना किया है। तो यानी ए डेस है, यानी आपका ए सीधा ए नॉर्मल ए है, इसका मतलब होगा आपका शुद्ध कृषि क्षेत्रफल कितना है आपका, जो खेत का आकार होगा वो शुद्ध होगा। और जो ए डेस है उसका मतलब हो गया कि आपने कुल कितनी खेती की उस पर, तो आपने खरीफ रबी और जायद तीनों ऋतुओं में कितनी खेती की है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने कि भारत की शस्य संघनता कितनी है। तो भारत की शस्य संघनता कितनी है, तो 143.8% है, वो है 2021 के अनुसार अभी, और 143.25% थी वो 2019 के अनुसार थी। वहीं बात कर लेते हैं अपने राजस्थान की शस्य संघनता कितनी है, तो 125% है, ये जेट में आया हुआ है और आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब बात कर लेते हैं अपने आगे इसमें बात कर लेते हैं कि शस्य कर्म क्या होता है। शस्य कर्म क्या होता है, तो फसलों को उगाने का तरीका क्या होता है, शस्य कर्म कहलाता है। फसलों को अपने किस प्रकार खेत में किस तरीके से उगा रहे हैं। तो बात पहले अपने का बात मोनोक्रॉपिंग या एकल सेशन, जब कोई किसान एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाता है, पूरे वर्ष के अंदर खेत में एक ही फसल उगाता है, तो वो उसे क्या कहते हैं, मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। और इसकी फसल चक्र संघनता होती है 100%। और शुष्क ये कहाँ पे होते हैं, शुष्क क्षेत्रों में होता है, या फिर जहाँ वर्षा आधारित क्षेत्र होते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ पानी कमी होगी तो फसल एक ही ले पाएगा, वो भी लघु अवधि वाली। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये फसल मोनोक्रॉपिंग कहलाती है। तो अगर आप यहाँ पे अगर साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आप कमेंट में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में आप कमेंट कर देना आपको, या मेरे को कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देना, वहाँ पे आपको मैं अपना आपके व्हाट्सअप नंबर पे पीडीएफ सेंड कर दूँगा। अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। अब चलते हैं अपने आगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने जो मोनोक्रॉपिंग की बात कर ली अपने, अब बात कर लेते हैं मोनोकल्चर की। मोनोक्रॉपिंग में तो साल में एक खेत पर एक ही फसल उगा रहे थे। अब बात कर लेते हैं मोनोकल्चर में क्या होता है कि एक ही फसल को एक ही खेत में साल एक ही फसल को एक खेत में एक वर्ष के अंदर बार बार उगाना, वो धान जैसे मैंने यहाँ पे आपके एग्जांपल दिया हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, मोनोकल्चर। अब डबल क्रॉपिंग क्या होता है, द्विशस्य प्रणाली क्या है, तो खेत में एक ही वर्ष में 2 फसलें उगाना क्या कहलाता है, डबल क्रॉपिंग। और वहीं बहुफसली खेती से कहते हैं कि खेत में 3 से अधिक फसलें एक साथ उगाना। एक साथ मतलब एक वर्ष के अंदर खेत में 3 या 3 से अधिक फसलें उगाना क्या कहलाता है, बहुफसली खेती कहलाता है। वहीं बात कर लेते हैं अपने सघन खेती क्या है, इंटेंसिव फार्मिंग क्या है। तो जब कोई किसान अपने खेत में अधिक घनत्व के साथ, यानी फसलों को बिल्कुल पास में जितनी उसकी स्पेसिंग रिक्वायरमेंट है उसको कम कर खेती करना क्या कहलाता है,
सघन खेती कहलाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने विस्तृत खेती क्या है। तो किसान अपने खेत में बहुत बड़े क्षेत्र पर कोई एक फसल उगाता है, जैसे आलू और प्याज की खेती होती है वो विस्तृत स्तर पे होती है, उसको क्या कहते हैं, खेत में बहुत बड़े स्तर पर खेत में एक ही फसल को उगाता है। अगले नेक्स्ट स्टेप है कि मिश्रित फसल क्या है। जब बोई जाने वाली फसलों के बीजों को आपस में मिक्स करके बो दिया जाता है, जब बीजों को मिक्स करके बो दिया जाता है तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं। और मिश्रित शस्यन किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही समय पर और एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही समय पर और एक ही खेत में बिना कतार व्यवस्था के लगाना क्या कहलाता है, मिश्रित शस्यन कहलाता है। मिश्रित फसल में खाली बीजों को उसमें कतार वगैरह नहीं करते, उसमें खाली बीजों को छिड़क कर ऐसे ब्रॉडकास्ट सिस्टम से बो दिया जाता है, बल्कि मिश्रित शस्यन में क्या होता है कि बीज दो बीजों को मिक्स किया जाता है और उनकी बिना कतारों की व्यवस्था के बो दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, उस एग्जाम्पल में मक्का और कपास। अब बात कर लेंगे अपने नेक्स्ट की। नेक्स्ट है अपना अंतरा सेशन। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही समय पर और एक ही खेत में निश्चित कतार व्यवस्था के साथ लगाना चाहिए। इसमें क्या है, अंतरा सस्य में तो कतार लगाते हैं और उसमें मिश्रित सस्य में कतार नहीं लगाते, बस इतना फ़र्क है। अभी यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है आपके लिए दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट में आ सकते हैं आपके। सरसों और गेहूँ, ये होता है 9:1, यानी 9 गेहूँ के लाइन और 1 सरसों की लाइन, और इसमें 6 से 8 लाइन सोयाबीन की और 1 मक्के की लाइन लगाते हैं इस प्रकार। तो अब इसका सिद्धांत क्या होता है, अंतरा सस्य खेती कर रहे हैं, अंतरा सस्य है, इसका सिद्धांत क्या होता है कि इसमें होता है कि मुख्य और गौण फसल, जब दो फसल लगाते हैं तो उसमें एक मुख्य फसल होती है, जैसे गेहूँ मुख्य और सरसों गौण फसल है। तो मुख्य और गौण फसल की अवधि में 30 दिन का अंतर होना चाहिए, जो पकना होता है उसमें 30 दिन के अंतर होना चाहिए। और अंतर्शस्य फसलों में प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, प्रकाश, फर्टिलाइजर इत्यादि की प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, वरना तो दोनों क्रॉप आपस में प्रतियोगिता करके दोनों की उत्पादकता घट जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपने जो मक्का और उड़द है उनकी 2-2 लाइन लगानी चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 2-2 लाइन लगाने से ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मक्का है वो प्रतियोगिता नहीं करता है आपस में, क्योंकि मक्का 60 दिन में पोषक तत्व लेता है, वहीं जो उड़द है वो 30 से 35 दिनों में ले लेता है पोषक तत्व, तो इसमें प्रतियोगिता नहीं होती। अब नेक्स्ट अपना कि दलहन और दलहनी फसलों को साथ में बोना चाहिए। और नेक्स्ट अपना उथली जड़, यानी कम गहरी जड़ और गहरी जड़ वाली फसलों को एक साथ बोना चाहिए। और देर से पकने वाली और जल्दी पकने वाली फसलों को साथ में बोना चाहिए। और दोनों फसलों की जल मांग एवं पोषक तत्व आवश्यकता अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है अपने इसके प्रकार, जो अंतरा सस्य है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसके प्रकार हैं सहचर सस्यन, उसके प्रकार है सहचर सस्यन, यानी दोनों फसलों की सामूहिक उत्पादन, दोनों फसलों का सामूहिक, 2 फसलें लगाई अपने अंतरा सेशन में और दोनों फसलों की जो दोनों का एक साथ उत्पादन आता है उसका शुद्ध उत्पादन के बराबर हो, यानी एक फसल है उसका एक फसल का उत्पादन इतनी जगह में और दूसरी फसल का उतनी जगह में उत्पादन, उन जितना वो होता है उनका शुद्ध उत्पादन, यानी एक अपने पास 1 क्रॉप ये, इसका शुद्ध मतलब इसका 2 क्विंटल, इसकी 2 क्विंटल, तो इन दोनों का जब यहाँ पे अगर दोनों साथ में बो रखे और 4 क्विंटल बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, सहचर सेशन कहलाएगा। तो ये एग्जांपल इसका बेस्ट है, बसंतकालीन गन्ना और आलू, ये एग्जांपल याद रख लीजिए, जेट में आ सकता है आपको बिल्कुल। नेक्स्ट है अपना कि सहक्रियावादी सेशन, जब दोनों फसलों का सामूहिक उत्पादन उसके शुद्ध उत्पादन से अधिक होता है, यानी 1 क्रॉप है ये 1 क्रॉप है, इसका यहाँ पर 4 क्विंटल एक हो रही है सिंगल का, यहाँ इसका 4 क्विंटल हो रही है, पर दोनों को अगर साथ बोएंगे तो 10 क्विंटल होगा। तो ये क्या है, सहक्रियावादी सेशन इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका मोस्ट एग्जांपल है और जेट में 2 से 3 बार आ चुका है, सर्दकालीन गन्ना और आलू, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने। अब आगे चलते हैं अपने भी। तो अब बात कर लेते हैं अपने जो नेक्स्ट अपना टाइप है, अपना प्रकार कौन सा है अंतर सेशन का, सहायक फसल या फिर वृद्धि कारक फसल है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका मोस्ट एग्जांपल है बरसीम प्लस सरसों सहायक फसल, क्योंकि जब बरसीम की फसल की पहली कटाई करते हैं तो उसमें इतना उत्पादन नहीं होता कि पर्याप्त हो, तो उसके साथ में क्या करते हैं, सरसों की बुआई कर देते हैं उसको मिक्स करके, ताकि जब पहली कटाई हो तो उसकी उपज अच्छी प्राप्त हो, तो उसको सरसों के साथ मिलाते हैं।
तो ये क्या होगा, एग्जाम्पल सहायक फसल या फिर यहाँ पर वर्धीकारक फसल क्या होगी, सरसों होगी। नेक्स्ट अपना रक्षक क्रॉप या बॉर्डर क्रॉप या गार्ड क्रॉप। मुख्य फसल की सुरक्षा के लिए जब उसके चारों ओर कोई फसल लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रक्षक या बॉर्डर क्रॉप कहते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, गन्ने के चारों ओर सनई लगाना, सोयाबीन के चारों ओर मक्का लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर लें जब नेक्स्ट है कि बहुस्तरीय सस्यन या फिर बहुमंजिला खेती किसे कहते हैं। जब एक ही खेत में विभिन्न ऊंचाई की फसलों को एक साथ एक ही खेत में अंतरसस्य के रूप में लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बहुस्तरीय बहुमंजिला खेती कहते हैं। एक ही खेत के अंदर अलग अलग ऊंचाई की खेती करना, जैसे सोयाबीन हो गई, नारियल हो गया, पपीता हो गया, ये खेती कहलाती है। और नेक्स्ट अपना रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट अपना क्या है, रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं, तो आई होप आप सभी ने नाम सुना होगा। रिले क्रॉपिंग या अनुपदन सस्य अविरामी खेती किसे कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि एक वर्ष के अंदर 4 फसल लेना क्या कहलाता है, रिले क्रॉपिंग। लगातार एक वर्ष में 4 फसल ली जाती है। अब आप सोच सकते हो एक वर्ष है और एक वर्ष 4 फसलें इंटू 100 क्या, तो इसकी जो फसल चक्र संगणना कितनी आएगी, 400 आएगी। तो इसी प्रकार इसकी रिले क्रॉपिंग या अनुपदन या अविरामी जब भी आ जाए तो इसकी हमेशा फसल संगणना कितनी होती है, 400 होती है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ गई, जो इनका फादर कौन है इसके, तो इनकी जो खोज या फिर जो इसका प्रैक्टिकल किया था वो डॉक्टर शेर सिंह बेंस ने किया था। एक आता ये तो आ गया अंतरासस्य के फादर, और एक दूसरा है जो मिश्रित सस्यन के फादर कौन है, लो फ्लिंटज है। अब वहीं बात करते हैं जेट और सीयूटी की इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए। खेती के प्रकार, वो अंतरसस्य के प्रकार पढ़े थे, अब पढ़ेंगे खेती के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अब यहाँ चलते हैं अपने, तो ये जब खेती जब भूमि का उपयोग उसके भूमि का वर्गीकरण उसके उपयोग के आधार पर करते हैं तो सिर्फ खेती के प्रकार कहा जाता है। पहला है मिश्रित खेती। यदि कोई किसान फसल उत्पादन के साथ कोई सहायक उद्योग शुरू करता है तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित खेती। जैसे फसल उत्पादन का मुख्य अपना उद्योग हो गया, पशुपालन उसका सहायक उत्पादन हो गया। अब जो मुख्य उत्पादन है उसके अंदर जो सहायक उत्पादन है उसका 10 से 49% तक हिस्सा होना चाहिए, 10 से 49% तक हिस्सा होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। शुष्क खेती किसे कहते हैं, तो ऐसे स्थान जहाँ 750 मिलीमीटर से वर्षा कम होती है वहाँ पर जो, या उससे बरानी क्षेत्र भी कहते हैं, इस क्षेत्रों में की जाने वाली खेती क्या कहलाती है, शुष्क खेती कहलाती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट अपना रेजिंग या फिर चारागाह पद्धति। खेती का ऐसा प्रकार जिसके अंदर कोई भी फसल न उगाकर उसमें खाली चारा उगाया जाता है और उसको वहाँ पे पशुओं को वहाँ पे चराई कराकर खेती की जाती है पशुओं की। तो ये भारत में कहाँ पर, भारत में है पश्चिमी राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में है। वहीं विश्व में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ये। और अब बात करते हैं विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती जब होती है जब कोई किसान जोखिम उठाकर अपने खेत में एक विशेष फसल लगाता है जिसका उसको लागत का 50% या फिर उससे 50% से अधिक लाभ होता है, इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट खेती कहते हैं। इसमें जोखिम क्या होता है, अधिक होता है। अब विविध खेती या फिर डाइवर्सिफाइड फार्मिंग किसे कहते हैं, तो इसमें किसान क्या करता है कि पुरानी तकनीकों के साथ बिना किसी जोखिम के खेत के अंदर एक छोटे क्षेत्र में किसान खेती करता है, थोड़ी अलग अलग चीज़ लगाकर। तो इसमें क्या होता है, इसका लाभ 50% से कम ही रहता है, जिसे क्या कहते हैं, विविध खेती। इसके अंदर जो फसल होती है वो कई टाइप की उपयोग की जाती है। तो आइए वो भी आप समझ गए होंगे। तो अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे जेईटी का पूरा सिलेबस है आपको वो फ्री टू कोर्स यूट्यूब पे आपको इसी चैनल पर एग्री टीम पर आपको कराया जाएगा, वो भी अलग अलग टीचर के साथ। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का रेगुलर क्लासेस चल रही है अभी आपकी। अभी आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी क्लासें। आपकी एग्रोनॉमी की भी एग्रीकल्चर है उसकी स्टार्ट हो गई है। तो ऐसी अपनी क्लास लेने के लिए आज ज्वाइन कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्री टीम को। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और इससे दोस्तों के साथ शेयर करो जो तैयारी करना चाहते हैं पर कोचिंगों में नहीं जा पा रहे, तो आप इनको यहाँ पर इस कोचिंग को ज्वाइन कराइए। यहाँ पर आपको पूरा जो अभी क्लास जो ले रहे हैं अपने वो बेसिक एग्रोनॉमी अपनी क्लासेस सब चल रही है। हमारी जो इंस्टाग्राम है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एग्री टीम 123 यहाँ पे है। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना जो बाकी जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास अपनी इतनी ही थी और नेक्स्ट क्लास है वो अपनी मौसम विज्ञान पे रहेगी।
ताकि वो आपको नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।